नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लीगली सॉर्टेड में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं और उसे ले जाके ने के लिए बाहर निकलते ही हैं, फिर आपको याद आता है कि आपको कुछ और काम है और उस सामान को उस दुकान में छोड़ देते हैं और फिर बाहर के सारे कामों को कर कर वापस उस सामान को लेने आते हैं और दुकानदार रिफ्यूज कर देता है वो सामान देने से। तो आप क्या करेंगे? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पहले जब आप सामान खरीदते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट आप फॉर्म किए कि आप उसे पैसे दिए, उससे सामान लिए। उसके बाद आपने उसे सामान दिया रखने के लिए, बदले में वो आपको कुछ नहीं देता या आप उसको कुछ नहीं देते आपकी सामान की जिम्मेवारी के लिए। तो क्या ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है और क्या वो आपको सामान वापस करने के लिए मजबूर होगा? तो जाइए आइए जानते हैं इसके बारे में। ये टॉपिक है बेलमेंट का। बेलमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने अभी तक देखा है इंडेमनिटी के बारे में, गारंटी के बारे में, और चैप्टर 9 जो है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो बात करता है बेलमेंट के बारे में। इसमें एक्चुअली बेलमेंट और प्लेस दोनों के बारे में ही बात किया गया है, लेकिन इसमें बेलमेंट इसका नाम दिया गया है ऑफ बेलमेंट, क्योंकि प्लेज एक स्पेशल टाइप का बेलमेंट होता है। ये सेक्शन 148 से 181 तक जाता है और इसमें सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बेलमेंट के बारे में बात किया गया है। स्पेशल बेलमेंट्स के बारे में द कैरियर्स एक्ट 1865, द रेलवेज एक्ट 1989, द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 और अन्य सारे एक्ट्स में बात किया गया है स्पेशल बेलमेंट के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग आज बेलमेंट के बारे में। तो बेलमेंट का डेफिनेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा सेक्शन 148 में, जिसमें बेलमेंट के साथ आपको बेलर और बेली का भी डेफिनेशन मिल जाएगा। तो क्या है डेफिनेशन, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, मतलब कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 कोई पर्पस होना चाहिए अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, मतलब कि थर्ड कंडीशन होना चाहिए जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा। ये पर्पस हो जाने के बाद भी एक कंडीशन है, बी रिटर्न, या तो उसे रिटर्न कर दिया जाना चाहिए वो गुड्स, और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, या फिर उसको डिस्पोज कर दिया जाना चाहिए। अब दोनों में क्या होगा, कैसे होगा? तो वो होगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, तो जो डिलीवर करेगा उसके डायरेक्शंस के आधार पे। एंड द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर, मतलब कि जो देगा उसे बेलर कहेंगे। एंड द पर्सन टू whom they are delivered is called the बेली। तो ये जो बेलमेंट वर्ड है इसका ओरिजिन भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस सेक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका ओरिजिन आता है फ्रेंच वर्ड बैलियर से, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर। डिलीवर मतलब कि एनी काइंड ऑफ हैंडिंग ओवर इज नोन एज डिलीवर। तो लीगल सेंस में ये बेलमेंट क्या है, नॉट जस्ट टू डिलीवर। लीगल सेंस इट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। तो चेंज ऑफ पोजेशन बहुत नेसेसरी है। चेंज ऑफ पोजेशन मतलब जो डिलीवरी ऑफ गुड्स था, चेंज ऑफ पोजेशन जरूरी है, चेंज ऑफ कस्टडी से काम नहीं चलेगा। कस्टडी और पोजेशन दोनों में डिफरेंस है, हम लोग डिफरेंस भी आगे समझेंगे। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, तो स्पेसिफिक पर्पस भी होना जरूरी है। तो आइए अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जांपल लीजिए, ए डिलीवर्स अ पीस ऑफ क्लॉथ टू बी अ टेलर टू बी स्टिच्ड इनटू अ सूट। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो आपको हर जगह ही देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका कोई पीस ऑफ क्लॉथ है, आप टेलर को देते हैं। ए जो है, बी जो टेलर है उसे एक क्लॉथ देता है, क्यों देता है? उसको सूट बनाने के लिए। तो बी का स्पेसिफिक पर्पस क्या है? टू बी स्टिच्ड इनटू अ सूट। सूट बनाने के बाद बी का क्या जिम्मेवारी बनता है? बी उस सूट को ए को रिटर्न कर देगा। बी रिटर्न, या फिर अगर ए कहेगा नहीं सी को रिटर्न करने के लिए, तो जो एज अकॉर्डिंग टू डायरेक्टेड बाय ए जैसा कहेगा वैसा करना होगा बी को, पर्पस एकम्प्लिश हो जाने के बाद। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल देखिए, ए लेंड्स अ बुक टू बी रिटर्न आफ्टर द एग्जामिनेशन। यहां आपको दिख रहा होगा कि कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैसे है? तो यहां समझने वाली बात है, ए बी को बुक देता है, उस बुक में कहा जाता है कि रिटर्न कर देना है। तो इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स है, रिटर्निंग, और स्पेसिफिक पर्पस क्या है? तो यहाँ आफ्टर द एग्जामिनेशन से स्पेसिफिक पर्पस पता चलता है कि स्पेसिफिक पर्पस है कि द बुक टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, चाहे पढ़ने के लिए यूज करेगा या किसी भी चीज के लिए। तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिटवीन ए एंड बी। अब तीसरा ये सिमिलर एग्जांपल है जिससे हम लोग आज के टॉपिक को शुरू किए थे। ए सेल्स सर्टेन गुड्स टू बी हु लीव्स देम इन पोजेशन ऑफ ए। मैंने पहले कुछ लिया और फिर उसको ए के पास ही छोड़ दिया। तो ये भी रिलेशनशिप बिटवीन है कि बेलर और बेली का रिलेशनशिप है और ए को रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो वहां जब हम लोग शुरू में देखे तो एक कॉन्ट्रैक्ट 1 था जो कि बायर और सेलर के बीच में था, और कॉन्ट्रैक्ट 2 था एज अ बेलर एंड बेली की पोजीशन में उसको छोड़ दिया गया था। तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है।
अब आगे बढ़ेंगे 148 में, तो 148 सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो उसको आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो एक्सप्लेनेशन कहता है, इफ अ पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट्स टू होल्ड देम एज बेली, he thereby becomes the bailey and the owner becomes the bailor of such goods although they may not have been delivered by the way of bailment। मतलब कि वो जो है ओनर ही बेलर बन जाएगा ऑल्दो वो डिलीवर नहीं किया गया है बाय द वे ऑफ बेलमेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। और एग्जांपल देखिए, एन इंश्योरेंस कंपनी प्लेसेज अ डैमेज्ड इंश्योर्ड कार ऑफ ए इन पोजेशन ऑफ आर। मतलब कि आप समझिए ए की कार थी और वो डैमेज हो गई, लेकिन वो कार इंश्योर्ड थी, तो ए किसके पास गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास गया। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस कार को आर को दे देती है। क्यों दे देती है, क्योंकि आर रिपेयरर है, उसको रिपेयर करेगा। कार ए की थी, ए आर को नहीं दिया, इंश्योरेंस कंपनी आर को दी। तो ए जो है बेलर है, आपको ये तो पता है, और इंश्योरेंस कंपनी खुद यहां पर बेली है क्योंकि ए इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, और ये बेली अब आर को दे रहा है, तो आर जो हो जाएगा वो सब बेली हो जाएगा, और बेलर ओरिजिनल ए ही रहेगा, भले ही ए से आर की तक डिलीवरी नहीं हुई। और ये कहां कहा गया था, तो ये कहा गया था इस फेमस केस लॉ में, एनआर श्रीनिवास अय्यर वर्सेस न्यू इंडिया कंपनी लिमिटेड। तो ये आप क्या कहते हैं, याद रख सकते हैं, ये बहुत फेमस केस लॉ है। उसके बाद आप आगे देखिए तो एक और केस लॉ है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, कि बेलमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन और कस्टडी ऑफ गुड्स। तो यहाँ पोजेशन में इंश्योरेंस कंपनी था जैसे, तो कोई भी पोजेशन या कस्टडी में है तो वो बेलमेंट क्रिएट कर सकता है, उसको ओनर होना जरूरी नहीं है। इसको अगर आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं, तो जैसे आपका कोई गुड्स है, आप बेलर हैं, आप किसी बेली तक पहुंचाना चाहते हैं उस गुड्स को, आप अपने सर्वेंट को भेजें, तो वो सर्वेंट की कस्टडी में है, सर्वेंट के पोजीशन में नहीं है, तो आप बेलर होंगे और वो सर्वेंट वो गुड्स जिस तक पहुंचाएगा वो बेली होगा। और यहाँ जो ऊपर एग्जांपल था जिसमें पोजीशन ऑफ गुड्स, तो ये पोजीशन और कस्टडी दोनों क्यों लिखा गया है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये बहुत रिसेंट केस है, रसिक लाल कांतिलाल एंड कंपनी वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ पोर्ट ऑफ बॉम्बे का। तो ये भी आप देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन आपको जानना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए। अब आगे देखेंगे तो आप देखिएगा, बेलमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है, तो आप स्टेटमेंट को पढ़िए तब आपको अच्छे से समझ आएगा। समटाइम्स देयर मे बी अ बेलमेंट इवन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, a relationship of bailey and bailor is automatically created between the finder and the owner। तो ये कैसे है, तो आप एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा कि ईज ऑर्नामेंट्स हैविंग बीन स्टोलन, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आप टॉर्ट लॉ में हो सकता है शायद पढ़े होइएगा, लेकिन यहाँ देखते हैं हम लोग बेलमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे अप्लाई हो रहा है। ईज ऑर्नामेंट्स हैविंग बीन स्टोलन, ईज ई कोई है, पर्सन है, उसके ऑर्नामेंट स्टोलन मतलब चोरी हो चुके हैं और वो पुलिस द्वारा रिकवर किए गए, लेकिन पुलिस कस्टडी से भी वो गायब हो गया। आप यहाँ पुलिस कस्टडी लिखा हुआ है क्योंकि पुलिस के पास कुछ चीज रहती है तो उसको पुलिस कस्टडी कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली पोजेशन ऑफ पुलिस है, आप समझ लीजिए वो पोजेशन में ही है। यहाँ कस्टडी और पोजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि कस्टडी और पोजेशन अलग अलग चीज है। डिसअपियर्ड फ्रॉम द पुलिस, तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट का स्टेट लायबल होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अप्लाई हुआ, तो यहाँ कस्टडी को एज अ पोजेशन लिया गया था। और ये केस कौन सा था, तो बसवा के डी पाटिल वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर। ये केस हो सकता है आप लोग टॉर्ट लॉ में देखे होइएगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पुलिस और ई दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, पुलिस और ई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अप्लाई हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विदाउट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो आगे देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में कि कैसे डिलीवर करना है, क्या करना है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। आप हमें कोई भी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं contactlegallysorted@gmail.com पे। आप हमारे टीम का हिस्सा बनने के लिए भी वही मेल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।